सुप्रभात बच्चों, मानव पाचन तंत्र के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मानव पाचन तंत्र के मुख के कार्यों को पढ़ा। अब आइए इस तंत्र में आगे बढ़ते हुए अन्य अंगों के कार्यों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं भोजन नली एवं आमाशय के कार्य। भोजन नली का कार्य कब प्रारंभ होता है? जब हम भोजन को निगलते हैं। जब भोजन को हम निगल जाते हैं तब भोजन नली में संकुचन एवं फैलाव होता है। जब फैलाव होता है तो भोजन उस भाग में चला जाता है, फिर ऊपरी भाग में संकुचन होता है तो भोजन नीचे की ओर आता है, फिर आगे के भाग में संकुचन और फैलाव होते होते भोजन नली में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस भोजन नली के संकुचन और फैलाव को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस कहते हैं। मैं एक बात बता दूं, भोजन नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, भोजन का पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत में जाकर समाप्त होता है। लेकिन भोजन नली में भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन नली का काम है भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना, और इस तरह से भोजन आमाशय में जब पहुंच जाती है तो आमाशय में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। आमाशय की दीवारों में ग्रंथियां होती हैं, जिन ग्रंथियों को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियां कहा जाता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक म्यूकस, जिसको हम श्लेष्मा कहते हैं, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा पेप्सिन एंजाइम होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन का निर्माण करती है, जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, और श्लेष्मा झिल्ली आमाशय की दीवारों से चिपक जाती है और यह आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के में जो भोजन है उसके माध्यम को अम्लीय बना देती है, और अम्लीय माध्यम में पेप्सिन एंजाइम भोजन का पाचन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ गए जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करती है। इसके अलावा जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइपेज, जो कम मात्रा में होती है। यह लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 3 साल तक होती है, उनके आमाशय के पाचक रस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ अधिक मसालेदार भोजन कर लेते हैं और कुछ अधिक प्रोटीन का सेवन कर लेते हैं। उस समय अम्ल का स्राव अधिक हो जाता है, और जब अम्ल का स्राव अधिक हो जाता है तो क्या होता है, हमें खट्टे डकार आने लगते हैं, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। इसीलिए हमें संतुलित भोजन और जितना भोजन करना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ चले जाते हैं जिसे हमारा आमाशय स्वीकार नहीं करता है। तब ये भोजन नली में संकुचन और फैलाव रिवर्स हो जाता है और हमें वॉमिटिंग होने लगती है। अतः हमें भोजन सोच समझ के करना चाहिए। आमाशय में भोजन का पाचन होने में लगभग 3 घंटे लगते हैं, और आमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद भोजन एकदम पेस्ट बन जाता है, जिसे अब काइम कहा जाता है। वह काइम अब आमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करती है। यह छोटी आंत का ऊपरी भाग है जिसे हम डुओडेनम कहते हैं। जब भोजन
छोटी आंत में प्रवेश करती है तब यकृत में जो पित्त बना हुआ है और पित्त पित्ताशय में जमा रहता है, तो वह पित्त पित्ताशय से निकलती है और इधर पैनक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं, यहाँ से अग्नाशयिक रस निकलती है और दोनों मिलते हुए भोजन से मिलती है। पित्त में क्षार होते हैं, अल्कली होते हैं और वह अब इस भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित कर देती है। ये बात मैं आपको बता दूं, आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, लेकिन अब पैनक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयिक रस निकलती है, वह भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में करती है। पित्त वसा के पाचन में सहायक होती है और वसा के अणुओं को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बदल देती है। पैंक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है, लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होती है और एमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होती है। और इस तरह से भोजन का पाचन जारी रहता है। इस डुओडेनम के बाद भोजन धीरे धीरे छोटी आंत के निचले हिस्से में प्रवेश करती है और छोटी आंत के निचले हिस्से को इलियम कहा जाता है। अब छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश कर जाती है तो छोटी आंत में आंत ग्रंथियां होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं और ये आंत ग्रंथियों से आंत रस निकलती है। ये आंत रस भोजन को पूर्ण पाचन कर देती है, यानी भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में हो जाता है। अब स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाती है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में और वसा फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। अब भोजन जल में पूरी तरह से घुलनशील है। जब जल में घुलनशील हो जाती है तब पोषण का तीसरा चरण अवशोषण प्रारंभ हो जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और वह एब्जॉर्प्शन की क्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत की भीतरी दीवारों में उंगली नुमा रचनाएं होती हैं जिन्हें हम भिलाई, दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ये भिलाई छोटी आंत के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। भिलाई की और विशेषता ये है कि इनकी दीवार बहुत पतली होती है और रक्त संचार इनमें बहुत अधिक होता है, जिस कारण से जल में घुलनशील भोजन अब आसानी से अवशोषित होने लगते हैं और रक्त में मिलने लगते हैं और रक्त इस भोजन को पूरे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में फैला देती है और इस तरह से अवशोषण का कार्य छोटी आंत करती है। भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है और उस भाग में मुख्य रूप से सेलुलोज होते हैं और वह अपाचित पदार्थ बड़ी आंत में प्रवेश करती है और बड़ी आंत से गुजरती है। और जब अपाचित भोज्य पदार्थ बड़ी आंत से गुजरती है तो बड़ी आंत अधिकांश जल का अवशोषण कर लेती है, यानी जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। और जल के अवशोषण के बाद सेमी सॉलिड जो अपाच्य भोज्य पदार्थ होते हैं वह मलाशय में यानी रेक्टम में जमा होने लगते हैं और जब जमा हो जाते हैं तब हम इसे त्याग कर देते हैं, जिसका नाम वहिष्करण है। यानी वहिष्करण की क्रिया रेक्टम के साथ मलद्वार से हो जाती है। लेकिन जो भोजन का अवशोषण हो गया उसका स्वांगीकरण होता है हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में, जहाँ एमिनो अम्ल फिर से प्रोटीन में बदलती है और हमारे शरीर की वृद्धि करती है। फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल फिर से वसा बनती है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में जमा होने लगती है। और कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में बदल जाता है वह ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और इस तरह से हम लोगों ने
मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के कार्यों को समझा। उम्मीद है अब आप मानव में पोषण किस प्रकार होता है इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।